हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, अच्छी बात है। अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ भी होना चाहिए और खुश भी रहना चाहिए। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ भी हूँ और खुश भी हूँ। चलिए, आज हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विधेयक पेश किए जाते हैं। बेसिकली दोनों में जब विधेयक पेश किए जाते हैं, कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही अपने आप में एक अलग पावर रखते हैं। बेसिकली किस में समान अधिकार हैं और किस में अलग अलग पावर हैं, यानी कि अपने आप में सुप्रीम पावर हैं। उन्हीं के बारे में चर्चा हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। राज्यसभा बजट, यानी कि बजट से तात्पर्य क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। याद रखिएगा, जो बजट हम आम भाषा में बोलते हैं, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। बजट के लिए किसका उल्लेख किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो राज्यसभा बजट पर विचार करती है। बेसिकली राज्यसभा को बजट पर सिर्फ सामान्य तौर पर विचार करने का अधिकार है, परंतु जो बजट में मांगे की गई होती हैं उन पर राज्यसभा को कमी या ज़्यादा किसी भी तरीके में से बोलने का, उनकी मांगों में कटौती करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ये सारे अधिकार लोकसभा के पास हैं। तो देखिए, यही बात यहाँ कही गई है। राज्यसभा बजट पर विचार करती है, सामान्य चर्चा करती है राज्यसभा बजट पर, परंतु राज्यसभा को अनुदान से क्या तात्पर्य होता है? वह आर्थिक सहायता जो किसी आधिकारिक ओर से, यानी कि गवर्नमेंट की ओर से किसी विशेष कार्य के लिए दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अनुदान। तो राज्यसभा को अनुदानों की मांगों को अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। याद रखिएगा, जो बजट में मांग की गई हैं अनुदानों की, उनको अस्वीकृत करने का राज्यसभा को अधिकार नहीं है। ये सारे अधिकार अनुदानों को लेकर किसके पास हैं? लोकसभा के पास। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? ये भी लोकसभा के पास है। और लोकसभा में किसके पास? लोकसभा के जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उनके पास ही इस बात को डिसाइड करने का अधिकार है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। अगर एक बार लोकसभा के स्पीकर ने कह दिया कि ये विधेयक धन विधेयक है, तो उस पर और किसी से भी कोई वार्तालाप नहीं की जाएगी। और धन विधेयक में लोकसभा को अपने आप ही एक सुप्रीम पावर प्राप्त है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। ये विधेयक लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत करने तथा उसमें संशोधन करने की सिफारिश कर सकती है। यानी कि जो धन विधेयक है पहले वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, याद रखिएगा। परंतु राज्यसभा को विधेयक को अस्वीकृत करने तथा उसमें संशोधन करने की सिफारिश कर सकती है। वे ये सिफारिश कर सकती है, परंतु अब रियलिटी देखिए, जिस धन विधेयक को लोकसभा के द्वारा राज्यसभा में भेजा गया है, यह विधेयक अगर 14 दिन के अंदर लोकसभा में वापस नहीं भेजा जाता, यानी कि जो विधेयक लोकसभा ने राज्यसभा में भेजा है धन विधेयक, अगर वो विधेयक राज्यसभा 14 दिन में, कितने 14 डेज, याद रखिएगा, ये 14 दिन के अंदर वापस नहीं भेजती लोकसभा में, तब इस विधेयक को इन 14 दिनों की समाप्ति पर जिस रूप में लोकसभा में पास किया गया है, उसी रूप में दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से ही पास हुआ मान लिया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिकली राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो ओनली फॉर 14 डेज, कितने? 14 दिनों तक ही राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। याद रखिएगा, ये अवधि पूछी जाती है कई बार प्रीलिम्स में, फैक्चुअल में या वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। उच्च सदन कौन सा? बेसिकली राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है ना, और निम्न सदन किसको बोला जाता है? लोकसभा को। उच्च सदन को मंत्री परिषद के खिलाफ, जो मंत्री परिषद है यानी कि प्रधानमंत्री जी और उनकी मंत्री परिषद जो है,
उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी अधिकार नहीं है। देखिए, उच्च सदन को मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करने की शक्ति नहीं है। तो ये कुछ ऐसी सुप्रीम पावर हैं जिसमें लोकसभा अपने आप में पावरफुल है कुछ विधेयकों के मामले में। अब यहाँ देखिए, राज्यसभा को भी कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं कुछ विधेयकों में। राज्यसभा को यह घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है कि संसद द्वारा राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून या विधान बनाना हमारे राष्ट्रीय हित में है। आप सब जानते हैं 3 तरीके की सूचियां हैं, एक संघ सूची, केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर संघ यानी कि हमारा केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची पर कॉन्करेंट पर दोनों केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बात की गई है कि राज्यसभा ही ये घोषणा कर सकती है अगर केंद्र को राज्य के लिए कोई कानून बनाना है राज्य के विषय से रिलेटेड, तो उसकी स्वीकृति किससे मिलनी आवश्यक है? राज्यसभा से। अगर राज्यसभा ये स्वीकृत कर देती है, ये स्वीकृति दे देती है कि ये जो मुद्दा है राज्य का या राज्य की लिस्ट में ये जो मुद्दा है ये राष्ट्रीय हित में है, अगर केंद्र इस पर कानून बनाती है तो इसकी अनुमति कौन देता है? राज्यसभा के द्वारा ही दी जाती है। अगर राज्यसभा अनुमति दे देती है तभी इस पर यानी कि तभी केंद्र राज्य विषय पर कानून बना सकती है। याद रखिएगा, ये सुप्रीम पावर किसके हाथ में है? राज्यसभा के पास है, क्योंकि बेसिकली वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो राज्य से रिलेटेड जितने भी विषय यानी कि राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उस पर केंद्र को अगर कानून बनाना है तो उसके लिए राज्यसभा की अनुमति मिलना आवश्यक है। तो ये सुप्रीम पावर किसके पास है? बेसिकली राज्यसभा के पास। अब आप देखिए कि बेसिकली कितने सदस्यों के द्वारा पारित होना आवश्यक है। राज्यसभा इसको 2/3 बहुमत, कितने 2/3 मेजॉरिटी से पास करेगी। अगर 2/3 बहुमत पास हो जाते हैं कि ये जो मुद्दा है यानी कि राज्य से रिलेटेड अगर किसी भी मुद्दे पर कानून बनाना है तो उसके लिए राज्यसभा के जो सदस्य हैं राज्यसभा के 2/3 मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से ये बात पास होनी आवश्यक है कि हाँ ये मुद्दा राष्ट्रीय हित में है, इसीलिए केंद्र इस पर कानून बनाए। तो ये आप बात याद रखिएगा, कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए? 2/3 2/3 फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। संविधान के अधीन रहकर संसद विधि के द्वारा केंद्र व राज्यों के लिए सम्मिलित या अलग से भी संविधान के अधीन रहकर, पहली बात तो ये देखिए संविधान के यानी कि जिस तरीके का प्रोसेस कानून या जिस तरीके से संविधान में बताया गया है कि आपको इस तरीके से काम करना है, तो संविधान के अधीन रहकर संसद विधि के द्वारा केंद्र व राज्यों के लिए सम्मिलित यानी कि एक साथ ही यानी कि राज्य भी और केंद्र भी एक साथ या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती हैं? जिस तरीके से हम यूपीएससी का पेपर देते हैं ना, बेसिकली ये भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो अखिल भारतीयों का सृजन करने की शक्ति भी किसके हाथ में है? राज्यसभा के हाथ में है। किसके हाथ में है? राज्यसभा के हाथ में है कि अगर वो चाहे तो केंद्र और राज्य के लिए संयुक्त रूप से कोई अखिल भारतीय सेवाएं शुरू कर सकती है, कोई नई यानी कि जो चल रही हैं, अगर और बढ़ानी है उसमें कुछ सेवाएं, कुछ और नई पोस्ट बढ़ानी है तो इसका सृजन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यसभा के द्वारा। या तो बेसिकली वो संयुक्त रूप से कर सकती है केंद्र और राज्य के लिए एक साथ, या फिर अलग अलग भी कर सकती है। तो यही बात की गई है कि संविधान के अधीन रहकर संसद विधि द्वारा संविधान के अधीन ही रहकर कर सकती है इसको भी। तो संविधान के अधीन रहकर संसद विधि के द्वारा केंद्र व राज्यों के लिए सम्मिलित या
एक एक के से अधिक सम्मिलित रूप से, यानी कि अभी मैंने आपको बताया एक साथ या फिर एक से अलग या अधिक भी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, यानी कि बना सकती है, निर्माण कर सकती है। कि अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि और पोस्ट होनी चाहिए, और सेवाएं होनी चाहिए, तो कौन बना सकता है, कौन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करता है? तो याद रखिएगा ये सुप्रीम पावर राज्यसभा के हाथ में है। अगर आप मोटे मोटे शब्दों में जानना चाहते हैं कि इसमें पूरा क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा अखिल भारतीयों के सेवाएं जो हैं उसको बनाने की, उसका सृजन करने की, उसका निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के पास है। अब इसके लिए कितने सदस्यों का मत मिलना आवश्यक है? उपस्थित तथा मतदान करने वाले, क्या उपस्थित तथा मतदान करने वाले कम से कम 2/3 2/3 मेजॉरिटी का समर्थन मिलना आवश्यक है, तभी किसी नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण सृजन किया जा सकता है, अर्थात उसे बनाया जा सकता है। अगर जो उस समय जब मतदान हो रहा है इस पर, तो उस समय जो सदस्य उपस्थित हैं, उपस्थित और मतदान देने वाले उन 2/3 सदस्यों का अगर समर्थन प्राप्त होता है, तभी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके लिए उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। बेसिकली याद रखिएगा 2/3 तो सेम ही है दोनों में, पर यहाँ पर एक और शब्द जोड़ दिया, उपस्थित तथा मतदान करने वाले। यहाँ पर देखिए हमने कि विशेष तौर पर क्या अलग से क्या पावर है, सुप्रीम पावर धन विधेयक के यहाँ पर हमने देखी, धन विधेयक और बेसिकली बजट पर, और अविश्वास प्रस्ताव अगर पेश किया जाता है मंत्रिपरिषद के खिलाफ, तो बेसिकली इसमें क्या देखी हमने, लोकसभा के हाथ में पावर देखी। यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर संसद को राज्य के किसी विषय पर कानून बनाना है या नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है, तो किसके पास में विशेष पावर है? राज्यसभा के पास। अब हम देखते हैं कि समान कौन से ऐसे विधेयक हैं जिन पर दोनों को समान अधिकार हैं। धन विधेयक के अलावा और सभी प्रकार के विधेयकों पर राज्यसभा की शक्तियां व लोकसभा की शक्तियां समान हैं। देखिए धन विधेयक के अलावा, बात पहले ही कह दी गई है, यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि धन विधेयक के अलावा और सभी प्रकार के विधेयकों पर राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान ही हैं। गैर वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों सदनों के द्वारा पास होने आवश्यक हैं। मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी विधेयक अधिनियम तब ही बनता है जब वो दोनों सदनों से पास कर दिया गया हो और दोनों सदनों के पास होने के बाद वो राष्ट्रपति जी की उस पर अनुमति मिल गई हो, यानी कि उस पर हस्ताक्षर कर दिए हों, तब कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण करता है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि गैर वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों सदनों में पास होना आवश्यक है। अगर वो गैर वित्तीय विधेयक है तो राष्ट्रपति के द्वारा लाए गए अध्यादेशों, राष्ट्रपति जी के पास है ना बेसिकली अध्यादेश लाने की शक्ति, और अध्यादेश कहते किसे हैं ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। आप इससे पहले वाले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं जिसमें राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ाया गया है। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा लाए गए अध्यादेशों, आपातकाल की घोषणा तथा किसी भी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाने की घोषणा। राज्य में संवैधानिक तंत्र यानी कि अगर किसी राज्य में ऐसा लगता है कि जो संविधान है या वहाँ पर अराजकता फैल रही है या राज्य में संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वहाँ पर केंद्र का शासन शुरू हो जाता है ना, सीधे शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती हैं राष्ट्रपति जी के हाथ में। तो इसके लिए किसको शक्ति प्राप्त है कि कैसे अनुमति मिल सकती है? देखिए राष्ट्रपति जी के द्वारा लाए गए अध्यादेशों, आपातकाल की घोषणा, किसी भी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाने की घोषणा जैसे मामलों को दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। अगर आपको संविधान
की रक्षा के लिए राज्यसभा में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, अगर उसके लिए अनुमति लेनी है कि राज्य में सीधा केंद्र का शासन हो, तो भी वो जो विधेयक है दोनों सदन के समक्ष रखा जाएगा। अगर राष्ट्र में कोई आपातकालीन शक्ति है, युद्ध है, भारी आक्रमण है, किसी भी तरीके की कोई भी शक्ति है, यानी कि आप कुल मिला के कहें कि आपातकाल जैसी शक्ति है, यानी कि स्थिति हो चुकी है आपातकाल जैसी शक्ति बोल सकते हैं आपातकाल की, तो बेसिकली कि आपातकाल की शक्ति हो गई है कि आपातकाल की शक्ति हो जाती है, क्योंकि आपातकाल की शक्ति केंद्र के लिए बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि सारे राज्य जो बेसिकली जितने भी राज्य में सीएम है या फिर अपनी तरीके से वो सरकार चलाते हैं, तो जब आपातकाल लगता है ना तो पूरा देश एकजुट हो जाता है और आपातकाल के समय सारी पावर केंद्र के हाथ में आ जाती है, राज्यों की अपनी अलग से कोई पावर नहीं रहती है, याद रखिएगा। तो आपातकाल की स्थिति में और साथ ही साथ जब अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर अध्यादेश लाया जा रहा है, तो इन तीनों विषयों को पर अगर कोई भी निर्णय लेना है तो दोनों सदनों के समक्ष इनको रखना अनिवार्य है, यानी कि समानता के अधिकार दोनों सदन के पास प्राप्त है इन विषयों को लेकर। कौन से विषय? अध्यादेश, आपातकाल की घोषणा, किसी भी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाने की, बेसिकली आपातकाल की घोषणा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिकली केंद्र के पास शक्ति पहुंच जाती है, पर आपातकाल आप जानते हैं ना, आपातकाल की स्थिति बहुत खराब होती है। आपातकाल या तो युद्ध के समय लगाया जाता है या देश में कुछ अराजकता फैलती है तब लगाया जाता है, तो आपातकाल शब्द बुरा ही है, बेसिकली वो एक मैंने ऐसे ही बोला है सिर्फ नॉर्मली कि शक्तियाँ पहुंच जाती हैं, बेसिकली आपातकाल की शक्तियाँ, क्योंकि शक्तियाँ ये बात सच है कि ट्रांसफ़र होकर केंद्र के पास पहुंच जाती हैं, पर कोई भी देशवासी ये नहीं चाहता कि हमारे देश में आपातकाल जैसी स्थिति आए, क्योंकि आपातकाल अपने आप में ही एक बुरी सिचुएशन होती है। ठीक है, तो शक्ति भी होती है, आपातकाल में शक्ति जो होती है वो सीधा केंद्र के हाथ में पहुंच जाती है, ये बात आप याद रखिएगा। सिर्फ इसलिए मैंने आपातकाल की शक्ति कहा था। तो आपातकाल जब होता है तो उसमें शक्ति सीधा केंद्र के हाथ में होती है, राज्यों की अपनी कोई शक्ति नहीं होती, परंतु आपातकाल की स्थिति अपने आप में ही अच्छी नहीं होती है। राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगाने, क्या महाभियोग, यानी कि जो राष्ट्रपति जी को अगर उनके पद से हटाना है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग। तो राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगाने, संविधान संशोधन करने तथा उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाने, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने जैसे अति महत्वपूर्ण मामलों पर संसद के दोनों सदन कौन कौन से? फिर लोकसभा और राज्यसभा। वही आपको पता है केंद्र में सदन है, सदन के केंद्र में ये बोलते हैं ना 2 सदन हैं, तो कौन कौन से हैं वो सदन? संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो यही बात की गई है, संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा को समान अधिकार है। कौन किस किस को? अगर राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगाना है, महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगाने, संविधान में संशोधन करने या उपराष्ट्रपति जी को अपने पद से हटाने के लिए तथा साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम पावर, अपने आप में इस वर्ड से ही समझ जाइए कि सुप्रीम कौन सा होगा? उच्चतम न्यायालय, और हाई कोर्ट कौन सा है? उच्च न्यायालय। तो इन दोनों के न्यायाधीशों को भी अगर हटाना है तो जो उसके लिए अनुमति है, यानी कि उनके लिए अगर विधेयक लाया गया है तो दोनों सदनों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य प्रकार के किसी भी विधेयक पर, किसको? संविधान संशोधन विधेयक तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य प्रकार के किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर, अब आप यहाँ ये बात याद रखिएगा कि
किस विषय पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती? पूछ भी सकते हैं आपसे। आप देखते हैं ना, बेसिकली संयुक्त बैठक का प्रावधान है हमारे संविधान में कि अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि दोनों सदनों की सहमति नहीं हो पा रही है, तो क्या होता है? हमारे संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान है और फिर निर्णय बहुमत से लिया जाता है। परंतु ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती? पूछे जा सकते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक तथा धन विधेयक, ये दो ऐसे विषय हैं जिन पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। तो संविधान संशोधन विधेयक तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य प्रकार के किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से समाधान किया जाता है। याद रखिएगा आप, ये संयुक्त बैठक से समाधान किया जाता है, ये बात बता चुकी हूँ। संयुक्त बैठक का प्रावधान है, परंतु दो विषय पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। एक संविधान में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना हो, यानी कि संविधान संशोधन करना हो, या फिर धन विधेयक हो, इन दोनों पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और निर्णय क्या होता है इसमें? संयुक्त बैठक में बहुमत के द्वारा लिया जाता है। और बेसिकली संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, या आपको पता भी होना चाहिए। आपसे नॉर्मली भी अगर पूछे कोई, आपको जर्नली तौर पर भी पता होना चाहिए कि अगर संयुक्त बैठक होती है तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उनकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो करते हैं। वर्तमान समय में कौन है? अभी वर्तमान समय 2020 में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए। निष्कर्ष रूप से आप क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष क्या लगा सकते हैं आप इसका? यह कहना पूर्ण रूप से सही है। क्या ये कहना सही है पूर्ण रूप से कि लोकसभा अपने आप में सुप्रीम है, राज्यसभा को इतनी पावर नहीं है? सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। यह कहना पूर्ण रूप से सही नहीं है। पूर्ण रूप से सही नहीं है, यहाँ पर आएगा ये कहना पूर्ण रूप से सही नहीं है होगा कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में समान अधिकार प्राप्त नहीं है। तो मैंने यही कहा ना कि यहाँ पर पूर्ण रूप से, हाँ, कुछ अगर आप कुछ देखें, इसका कुछ हिस्सा देखें, कुछ प्रावधान देखें, तो आप कह सकते हैं कि लोकसभा को अधिक अधिकार प्राप्त हैं। पर आप पूर्ण रूप से ये कहें कि लोकसभा, ये कहना पूर्ण रूप से सही नहीं होगा कि राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं। संसद के दोनों सदनों को केवल वित्त विधेयक, धन तथा वित्त तथा मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्वों के मामले में यह पूर्ण रूप से लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हाँ, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि धन या वित्त से रिलेटेड मामले या मंत्री परिषद के मामले लोकसभा के अधिकार में आते हैं। सिर्फ इन मामलों को छोड़कर जो बाकी अनेक विधेयक, बहुत सारे विधेयक है, अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे महाभियोग की प्रक्रिया है, या नई सेवाओं का सृजन करना है, या राज्य के लिए कोई कानून बनाना है, उस पर अनुमति चाहिए। तो इस तरीके के बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर राज्यसभा की अनुमति मिलना आवश्यक है। तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से आप यह नहीं कह सकते कि दोनों के अधिकार समान नहीं है, कि यह पूर्ण रूप से लोकसभा ही सुप्रीम है। नहीं, लोकसभा सुप्रीम है, परंतु कुछ विषयों को लेकर, सभी विषयों को लेकर नहीं। तो लोकसभा की भी अपनी एक पावर है और राज्यसभा की भी अपनी एक जगह है, दोनों की अपनी एक जगह है। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई कहता है कि ये पूर्ण रूप से सही बात है कि लोकसभा राज्यसभा से मजबूत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बेसिकली, और फिर नए लेक्चर में अब हम बात करेंगे अपनी न्यायपालिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, किस तरीके से कार्यपालिका के कार्य होते हैं, न्यायपालिका के कार्य होते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद।